चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का पहला चैप्टर। चलिए, पहला चैप्टर क्या है? बातचीत। बातचीत पहला चैप्टर क्या है? बातचीत, जो निबंध है। जो निबंध है, इसके लेखक कौन है? बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए, अब जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था और उनका निधन कब हुआ था। सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म और उनका निधन कब हुआ था। ठीक है, चलिए आपको ट्रिक से याद करवा देते हैं। बालकृष्ण का जन्म 23 जून को हुआ था। 23 जून 1844। 1844। और इनका निधन कब हुआ था? जून के अगले महीने में क्या आता है? जुलाई। 20 जुलाई और यहाँ पे 1914। ठीक है, ये 70 वर्ष तक जीवित थे। ठीक है, इनके माता पिता का नाम क्या था? इनका जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, और इनकी शिक्षा क्या है, सब जानेंगे। चलिए, इनका निवास स्थान, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान यूपी इलाहाबाद में। इलाहाबाद। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम और इनके माता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद। ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। पार्वती देवी। ठीक है, चलिए, इनके पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। और इनकी माता संस्कृत महिला थी। संस्कृत महिला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कहाँ के रहने वाले थे? यूपी इलाहाबाद के। इनका जन्म कब हुआ था? इनका मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है? तो बातचीत निबंध है। सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए, इनका शिक्षा स्तर जान लेते हैं। शिक्षा इनकी क्या थी? तो शुरू में तो ये संस्कृत में अध्ययन करते थे। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन करते थे। संस्कृत का अध्ययन करते थे। बाद में जाकर 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, चलिए, और इनकी रचनात्मक सक्रियता क्या थी? रचनात्मक सक्रियता क्या थी? इन्होंने एक, जैसे कि हम लोग का पेपर आता है, एक न्यूज़ का पेपर, वैसे इनका मासिक पेपर आता था एक,
जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। जैसे हम लोग का आता है ना दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, भास्कर, ये सब आता है ना, वैसे इनका मंथली आता था, 1 महीना में 1 पेपर आता था। इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। मासिक पत्र क्या था उसका नाम? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। ठीक है, इनका यह काम 33 वर्षों तक चला। 33 वर्षों तक यह काम चला पेपर वाला। ठीक है, चलिए इनकी रचनाएं क्या थी? इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। कौन कौन से उपन्यास लिखे थे? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी नामक एक उपन्यास लिखे थे। 100 अजान एक सुजान एग्जाम में पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास लिखिए, चाहे दे देगा रहस्य कथा किनकी उपन्यास है, किनकी रचनाएं हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। चाहे ऑप्शन में देगा बालकृष्ण भट्ट, तो आपको बालकृष्ण भट्ट पर निशाना लगाना होगा। ठीक है, क्या क्या? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारिणी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनकी रचनाएं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनकी एक फेमस नाटक थी, क्या? पद्मावती। इनकी एक फेमस नाटक थी, प्रसिद्ध नाटक थी, क्या? पद्मावती। इन्होंने 1000 से ज्यादा निबंध लिखा था, जिसमें से 100 से भी अधिक बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, 1000 से ऊपर इन्होंने निबंध लिखा था। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट के आचार्य कौन थे? इनके आचार्य कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के आचार्य कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट के आचार्य कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी। पूछेगा क्वेश्चन में ये बालकृष्ण भट्ट के आचार्य कौन थे, तो रामचंद्र शुक्ल जी। चाहे रामचंद्र शुक्ल किनके गुरु थे? तो बालकृष्ण भट्ट के गुरु थे। ठीक है, चलिए इनकी तुलना किनसे की गई थी? तो किसकी? बालकृष्ण भट्ट की तुलना किनसे की गई थी? बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की थी? तो एडिसन और स्टील से। ठीक है, चलिए इसे देख लीजिएगा ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है?
चलिए देखते हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगा प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं वो वाक शक्ति नहीं होने के कारण नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए इसे लिख देते हैं। चलिए, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है? देखिए, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और जो हम बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं वाक शक्ति नहीं होने के कारण नहीं कर पाते। ठीक है, अगला प्रश्न, बातचीत के संबंध में, अगला प्रश्न है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? चलिए देखते हैं बेन जॉनसन का क्या विचार था और एडिसन का क्या विचार था। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना, बेन जॉनसन का यह कहना था, बेन जॉनसन का राय था कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है, सही रूप का पता चलता है। ये किसका कहना था? बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह राय था कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। माने बेन जॉनसन कहते थे कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। यदि मनुष्य चुपचाप रहे तो यदि मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता कैसे चलेगा? पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, और एडिसन का क्या कहना था? तो एडिसन का क्या विचार था? देखिए बताते हैं। एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच या दो व्यक्तियों में हो सकता है, हो सकती। ठीक है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसका तात्पर्य यह है कि दोनों व्यक्तियों के बीच जो एक दूसरे के बीच बात हो सकती है, दोनों व्यक्तियों के बीच बातें खुलकर हो सकती है, यदि वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो बातें खुलकर नहीं हो पाती है। यदि कोई वहां तीसरा व्यक्ति आ जाता है
जाता है तो बातें खुलकर नहीं हो पाती है, तो बातें खुलकर नहीं हो पाती है, खुलकर नहीं हो पाती है। ये था हमारा एडिसन का कहना। बातचीत के संबंध में जब बेन जॉनसन का कहना था कि मनुष्य का सही रूप का पता कब चलता है, मनुष्य का सही रूप का पता कब चलता है। देखिए, मनुष्य का सही रूप का पता यदि करना है तो मनुष्य चुपचाप रहेगा तो उसके गुण और अवगुणों का पता कैसे चलेगा, तो बातचीत से नहीं चलेगा। तो बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है, ठीक है। और एडिसन का कहना था कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यदि वहाँ तीसरा कोई व्यक्ति है तो बातें खुलकर नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। पहले समझ लीजिए, यह बात करने की एक ऐसी कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक ऐसी कला है जिसके तहत लोग बातचीत करना सीखते हैं। यह यूरोप के लोगों से विकसित हुआ है। कहाँ से विकसित हुआ है, तो यह यूरोप के लोगों से विकसित हुआ है, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं। यह बात करने की एक ऐसी कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, बहुत ही आसान शब्दों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक ऐसी कला है, एक ऐसी कला है, ऐसी कला है जिसके तहत लोग बातचीत करना सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं, ठीक है। ये यूरोप के लोगों से, ये यूरोप के लोगों में अत्यधिक प्रसिद्ध है, यानी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक ऐसी कला है जिसके तहत लोग बातचीत करना सीखते हैं। यूरोप के लोगों में ज़्यादातर ये प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग ज़्यादा बातचीत आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन द्वारा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो देखिए, मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका खुद से बातचीत करना होता है, अपने आप से बातचीत करना होता है। मनुष्य अपने आप से बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या दोष है, ठीक है। और उसे पता लगाकर ही अपने नए संसार का रचना कर सकता है मनुष्य, ठीक है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना होता है, अपने आप से बातचीत करना, ठीक है। मनुष्य जब अपने आप से बातचीत करता है, मनुष्य अपने आप से बातचीत करता है। मनुष्य अपने आप से जब
अपने आप से जब बातचीत करता है तो उसे पता चलता है, क्या पता चलता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या दोष है। करता जब बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। और उसे पता लगाकर वह अपने नए संसार की रचना करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि व्याख्या करें कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो चलिए व्याख्या किया है, तो व्याख्या करने में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। जो पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि देखिए, इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि मनुष्य के अंदर का विचार प्रति क्षण बदलते रहता है और हमारे मन के अंदर जो है संसार का सबसे बड़ा आईना है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा आईना है और उस आईने में अगर आप झांक के देखते हैं, और उस आईने में आप झांक कर देखते हैं तो आपको पूरा संसार दिखाई देगा। और आपके अंदर जो है क्या गुण है, क्या दोष है, क्या अवगुण है, वह सब सुख का पता चलता है।
वह सब पता चलता है। उसके पता चल जाने के बाद और ये देखना अच्छी बात है, सब पता चलता है, और ये देखना अच्छी बात है, और ये देखना अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये भी व्याख्या करना था। ठीक है, इसमें लिखना है प्रस्तुत पंक्ति। व्याख्या करने के लिए बोल दे तो उसको पहले पाठ के बारे में लिखेंगे, उसके लेखक कौन है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। इतना लिखना है, बातचीत से लिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष के बारे में पता नहीं चलता, और यही बात सत्य है। ठीक है, सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि क्लास में ही याद करा देंगे सबको। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष के बारे में पता नहीं चलता है। और ये बात सत्य है। ठीक है, चलिए कंप्लीट हुआ आपका। और एक प्रश्न बच गया है, चलिए उसे भी करा देते हैं। लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, बातचीत की क्या विशेषता है? बातचीत निबंध की क्या विशेषता है? चलिए लिख देते हैं। बातचीत निबंध की निम्नलिखित विशेषता है। निम्नलिखित नीचे दिया जाएगा। निम्नलिखित विशेषता है, नंबरिंग देकर लिखिए। पहला विशेषता क्या है आपका? इस निबंध से हमें यह पता चलता है इस निबंध से यह पता चलता है कि बातचीत कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस निबंध से यह पता चलता है कि बातचीत कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे लिखिए। इस निबंध से यह भी पता चलता है, कि हम लोगों को किसी से कैसी बातचीत करनी चाहिए,
करनी चाहिए और कितने लोगों के बीच बातचीत होती है और कितने लोगों के बीच बातचीत होती है। ठीक है, और एक ले लीजिए, बातचीत का असली तरीका क्या होता है। तो बातचीत का असली तरीका क्या होता है। बातचीत का असली तरीका अपने आप से बातचीत करना होता है। बातचीत करना होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हिंदी में क्लास 12th में हिंदी में 100 में 99 मार्क्स लाना है तो इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।